नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स की कुंजी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। होप सो कि आप सभी बेटर होंगे। और आज से मैं यूनिट 9 में स्टार्ट कर रही हूँ। इसके पहले मैंने पिछला 3 क्लास लिया है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, लेकिन साथ ही साथ वो क्लास भी मैं कंटिन्यू करूँगी। और आज से मैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का यूनिट भी कंटिन्यू करूँगी। तो आज ये मेरा इसका फर्स्ट क्लास है यूनिट 9 का, जहाँ पे हम पढ़ेंगे आरटीआई एक्ट 2005 पे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आरटीआई एक्ट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये कब स्टैब्लिश हुआ, ये हम जानते हैं। सबसे पहले आरटीआई एक्ट का फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये पास्ट कब हुआ? ये पार्लियामेंट में पास हुआ 15 जून 2005 को, और केम इनटू इनफोर्स में कब आया? 12 अक्टूबर 2005 को। ये दोनों डेट आपको याद रखना पड़ेगा, पास डेट भी और केम इनटू फोर्स भी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और क्या इसने किसी एक्ट को रिप्लेस किया है? इट मीन्स क्या इसके पहले कोई एक्ट था? तो जी हाँ, इसके पहले द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था, जिसे रिप्लेस करके आरटीआई एक्ट 2005 आया है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 19 सबसेक्शन 1 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। अब है कि आरटीआई एक्ट कौन फाइल कर सकता है, हु? तो यहाँ पे अ सिटीजन हैज़ द राइट टू सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी। किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से वो क्या कर सकता है? इंफॉर्मेशन ले सकता है। कौन? सिटीजन। लेकिन 2009 में सिटीजन का मतलब हमेशा होता है इंडियन सिटीजन, ठीक है। लेकिन 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ, जहाँ पर ये बोला गया कि अब एनआरआई कैन ऑल्सो फाइल आरटीआई। एनआरआई भी फाइल कर सकते हैं आरटीआई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा। तो वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकता है, मीन्स रिटर्न हो सकता है, वो रिकॉर्ड्स हो सकता है, वो कोई नोट्स हो सकता है, मेमोज हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लॉग बुक, या फिर अदर सर्टिफाइड सैंपल हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी ऑन 30 डेज के अंदर। अब इसका ऑब्जेक्टिव किया है। आरटीआई एक्ट 2005 जो आया वो क्यों आया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्करेज करप्शन। ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना और डिस्करेज करना। किसको डिस्करेज करना? करप्शन को डिस्करेज करना। यहाँ पे कुछ एग्जम्पशन है जहाँ पे आपको आरटीआई एक्ट अप्लाई नहीं होता है। कहाँ पे नहीं होता है? तो अबाउट इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इसे एकदम याद करके आपको रखना है। और ये एक एप्लीकेबल नहीं होता। ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है? तो हमें जब पता है कि ये पब्लिक अथॉरिटी से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो ये प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर प्राइवेट कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो हम आरटीआई फाइल नहीं कर सकते हैं, ना कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कर सकते हैं और ना ही पॉलिटिशियन के लिए। यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप पूछ सकते हैं कि पॉलिटिशियन यहाँ पर क्यों नहीं है, ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि पॉलिटिशियन क्या होते हैं? पब्लिक अथॉरिटी होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि पॉलिटिशियन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कंफ्यूज नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। क्या इसके लिए कोई पेमेंट करनी पड़ती है? क्या पैसा भी देना पड़ता है? तो हाँ, इसके लिए आपको 10 रुपये देने पड़ते हैं, मात्र 10 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और किस फॉर्मेट में वो 10 रुपये कैसे खर्च करेंगे आप? तो वो या तो डीडी के फॉर्म में दीजिए आप, या चेक के फॉर्म में दीजिए, या फिर पोस्टल ऑर्डर के फॉर्म में दीजिए। लेकिन अगर आप बीपीएल कैटेगरी में आते हैं तो आप से यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। नो चार्ज फॉर बीपीएल कैटेगरी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हम किसे अपना एप्लीकेशन ये करते हैं, सबमिट करते हैं और किस फॉर्म में करते हैं। जिससे हम अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसे हम बोलते हैं पीआईओ, पब्लिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 2 लेवल पे हो सकते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी हो सकते हैं और स्टेट लेवल पे भी हो सकते हैं। पढ़ते हैं एक बार। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर टू गिव द इंफॉर्मेशन टू अ पर्सन हु सीक इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। जैसे भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसे इंफॉर्मेशन कौन देगा? पीआईओ देगा। और only such information can be supplied under the act that is available and exist is held by the public authority। आपको वही इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है जो कि उनके पास अवेलेबल होगा और जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। PIO is not to supposed to create the information। ये सपोज नहीं कर सकते हैं कि PIO क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को क्रिएट करके देगा।
ठीक है। अब फॉर्मेट क्या है एप्लीकेशन का, क्या इसके लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म बना है या कोई इसके लिए कोई स्ट्रक्चर बना है, तो कुछ भी नहीं, इसके लिए कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। एक प्लेन पेपर लीजिए, उस पर आप अपना एड्रेस मेंशन कर दीजिए और उसमें आरटीआई फाइल कर दीजिए। एक और क्वेश्चन दो कि जो 2 या 3 बार एग्जाम एनटीए ने पूछा है कि क्या इसके लिए कोई रीज़न देना पड़ता है, अगर आप आरटीआई फाइल कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, क्यों आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या रीज़न लिखना पड़ता है अप्लाई करते समय फॉर्मेट पे? तो नहीं, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। ठीक है। अब आता है टाइम ड्यूरेशन। आप जब इन्फॉर्मेशन के लिए जब अपील करोगे तो 30 डेज़ के अंदर आपको क्या मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। लेकिन अगर 30 डेज़ के अंदर आप क्या फर्स्ट अपील करते हो, अगर आपको 30 डेज़ के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है तो आपको क्या करना है, इफ़ नॉट गॉट द इन्फॉर्मेशन देन सेकेंड अपील जो है, यानी दूसरा जो अपील हम करेंगे वो कब करेंगे, 19 डेज़ के अंदर हमें कर देना है, 90 दिनों के अंदर हमें सेकेंड अपील कर देना है। अगर थर्ड पार्टी का केस होगा, ठीक है, तो वहाँ पे 10 डेज़ एक्स्ट्रा लगते हैं, यानी जहाँ पे 30 डेज़ का समय लग रहा था अब वहाँ पे 40 डेज़ का समय लगेगा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टोटल। क्या अगर किसी की लाइफ और लिबर्टी, किसी के जीवन और मृत्यु की बात अगर आ जाती है, उसके जीवन से कंसर्न हो जाती है कोई बात, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको 48 आवर्स के अंदर में क्या हो जाएगा, सप्लाई किया जाएगा। ये 3 कंडीशन यहाँ पे है, फर्स्ट 30 डेज़, देन 90 डेज़, थर्ड पार्टी के केस में 40 डेज़ और लाइफ एंड लिबर्टी में 48 आवर्स। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है ये तीनों पॉइंट को। अब ये है कि मान लीजिए कि आपने आरटीआई फाइल कर दिया लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो क्या इसके लिए कोई पेनल्टी लगेगी क्या? तो हाँ, इसके लिए लगेगी, आपको जुर्माना लगेगा। आपको नहीं लगेगा, गवर्नमेंट आपको देगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इफ़ एनी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर नाइदर फर्निश द इन्फॉर्मेशन, चाहे वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो और इन्फॉर्मेशन देने से वो मना भी नहीं किया हो, तो वहाँ पे क्या लगेगा, आपको 250 रुपये पर डे के हिसाब से आपको जुर्माना उसका दिया जाए। किसके थ्रू दिया जाएगा, गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाएगा। और वो अमाउंट 25,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम अमाउंट आपका कितना है, 25,000, और पर डे कितना है, 250 रुपये। अब आता है ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन। मान लीजिए आपने आरटीआई तो फाइल कर दिया, क्या आपको मना कर सकते हैं कि नहीं आपको ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं देंगे? तो किस ग्राउंड पर आपको मना करेंगे, इस ग्राउंड पे कि इफ़ द इन्फॉर्मेशन इज कवर्ड अंडर द एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो 2 एग्जाम्पशन 3 एग्जाम्पशन मैंने पढ़ा था ना अभी पिछले लेक्चर में, पिछले स्लाइड में जो पढ़ा था हमने, तो वो यहाँ पे क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। अगले क्लास में हम फिर आगे अगला नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। थैंक यू।